क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट। और आज के वीडियो में सारे के सारे चैप्टर ख़त्म करने वाले वन शॉट के अंदर, यानी कि सारे के सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमारे पास टोटल 9 चैप्टर है फुटप्रिंट में। तो सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट को देखते हैं, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो दोस्तों, इस कहानी में एक लेडी होती है जिसका नाम हमें नहीं बताया गया है, बस इतना बताया गया है कि वो मिस्टर पंफरी की वाइफ है, इसीलिए हम लोग उसे मिस्टर पंफरी कहते हैं। और उसका एक प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम था ट्रिकी, और वो अपने कुत्ते से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। और इस कहानी में एक डॉक्टर भी है जिसका नाम है हैरियट, और इसका पूरा नाम है मिस्टर जेम्स हैरियट, और इसी ने इस कहानी को लिखा है, यानी कि हमारा राइटर भी यही है, मिस्टर जेम्स हैरियट। तो हमारा कहानी शुरू होता है ट्रिकी से। ट्रिकी एक छोटा डॉग था। ट्रिकी की ओनर मिसेस पंफरी ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उससे ज़रूरत से ज़्यादा भोजन खिलाती थी। ट्रिकी भी भोजन करने से कभी इनकार नहीं करता था। ट्रिकी को क्रीम वाले बिस्किट और केक बहुत अच्छे लगते थे। मिसेस पंफरी ट्रिकी को कोड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स भी देती थी, और कभी कभी तो पीने के लिए उसे महंगी शराब भी दी जाती थी। इन सभी चीज़ों से ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और लेजी भी हो गया था। मिस्टर हैरियट, जो कि जानवरों के डॉक्टर थे, उन्होंने ट्रिकी की कंडीशन को लेकर मिस्टर पंफरी को पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर ट्रिकी की खाने पीने पर परहेज नहीं हुई और एक्सरसाइज नहीं करवाया गया तो वो बीमार पड़ जाएगा, और हुआ भी वही। मिस्टर पंफरी ने मिस्टर हैरियट को कॉल करके ट्रिकी के बारे में बताया कि ट्रिकी पूरा दिन कालीन पे पड़ा रहता है और उसे उल्टियाँ भी होने लगी। उसकी कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मिस्टर हैरियट ये पहले ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने ट्रिकी को ट्रीट करने के लिए अपने प्लान पहले ही बना लिए थे। मिस्टर हैरियट ने बोला, अगर ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया तो इसकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो जाएगी, इसीलिए इसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ये सुनते ही मिस्टर पंफरी के होश उड़ गए, क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उसे अपने पास से एक दिन के लिए भी कहीं दूर नहीं भेजना चाहती थी। लेकिन मिस्टर हैरियट ने उसके घर जाके ट्रिकी को कंबल में लपेट के अपने कार में बैठा दिया। अब पूरे घर ट्रिकी के आगे पीछे लग गए। उसके कपड़े, बर्तन, बिस्तर, कटोरे कार में डालने लगे। बताओ यार, कुत्ते भी ऐसे ज़िंदगी जी रहा है। खैर, आते अपने टॉपिक पर। मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में ले आया। जैसे ही ट्रिकी हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल के सारे कुत्ते उसे घेर लिया और उन्होंने ट्रिकी को देखकर कोई रुचि नहीं दिखलाई उसमें। 2 दिन तक मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को कुछ भी खाना नहीं दिया खाने के लिए, सिर्फ पीने के लिए पानी दिया, परंतु खाना नहीं दिया। तीसरे दिन ट्रिकी ने दूसरों कुत्तों को देखकर भौंकना स्टार्ट कर दिया और उनके साथ बगीचे चले गए। मिस्टर हैरियट क्या करता था कि वो एक ही जगह सारे कुत्तों को खाना दिया करता था, और वहाँ ट्रिकी भी था। तो मिस्टर हैरियट ने जैसे ही खाना दिया तो सारे कुत्तों ने उसे लूट करके खा गया, परंतु ट्रिकी अपने आलसीपन की वजह से कुछ भी नहीं खा पाया, वो भूखा ही रह गया। हालांकि मिस्टर हैरियट ने बाद में उसे खाना दे दी, लेकिन इसी सब कारणों से ट्रिकी में बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को कोई भी दवाई नहीं देता था उसे ठीक करने के लिए। ट्रिकी सारा दिन दूसरों कुत्ते के साथ दौड़ता खेलता था और बहुत खुश महसूस करता था। इस बीच मिस्टर पंफरी ने कई सारे कॉल किए और बहुत सारे क्वेश्चंस किए ट्रिकी को हेल्थ को लेकर, परंतु मिस्टर हैरियट ने बताया कि ट्रिकी खतरे से बाहर है। मिस्टर पंफरी ने ट्रिकी के जल्दी रिकवरी के लिए डेली 2 दर्जन अंडे, शराब और ब्रांडी भेजने शुरू कर दिए ताकि ट्रिकी जल्द ठीक हो जाए। लेकिन हैरियट ने यह सब चीज़ ट्रिकी को नहीं दी खाने पीने के लिए, क्योंकि रियलिटी में ट्रिकी को इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं थी। हैरियट और उसका असिस्टेंट शराब, ब्रांडी और अंडे का आनंद उठाते थे और वो सोचते थे कि ट्रिकी अपने पास ही रहे। लेकिन 15 दिन के बाद मिस्टर पंफरी ट्रिकी को लेने के लिए आ गई, परंतु वो चिंता में थी। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि ट्रिकी ठीक हो गया होगा। लेकिन मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर आया तो वो कूदकर पंफरी के बाहों में चला गया, और मिसेस पंफरी ये सब चीज देख के हैरान थी और बहुत खुश हो गई कि ट्रिकी ठीक हो गया, और ट्रिकी भी बहुत खुश था अपनी मालकिन को देखकर। मिस्टर हैरियट ट्रिकी के लाए गए सारे सामान को गाड़ी में वापस डालने लगा। इन सामानों में ट्रिकी के बिस्तर, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे थे। जैसे ही गाड़ी चली, मिस्टर पंफरी के आंख में आंसू आ गए और मिसेस पंफरी मिस्टर हैरियट को कहा, ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, यानी कि सर्जरी की विजय है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।
हाँ तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाँ तो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि मिसेस पंफरी एक अमीर लेडी थी जिसके पास ट्रिकी नाम का डॉग था और ओवर केयरिंग की वजह से वो बीमार पड़ गया था। तो मिस्टर हेडियट बोलता है कि इसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए। शुरू में तो वो मना करती है कि नहीं हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे, लेकिन मिस्टर हेडियट उसको हॉस्पिटलाइज करवा लेता है और मिसेस पिम्परी उसको ठीक करने के लिए अंडे, शराब और ब्रांडी भेजते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मिस्टर हेडियट ने उसको बिना दवाई दिए, बिना कुछ खाना पीना खिलाए 2 दिन तक रखता है और उसको ठीक कर देता है। तो हमारा पूरा चैप्टर ओवरऑल यही था। तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, द थीफ स्टोरी। एक चोर के बारे में पढ़ेंगे कि उसने चोरी कैसे की और उसी चोर ने इस कहानी को लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरी सिंह एक चोर था और वो सिर्फ 15 साल का था। 15 साल होने के बावजूद भी वो एक सक्सेसफुल चोर था। इनफैक्ट हरी सिंह उसका असली नाम नहीं था। पकड़े जाने से बचने के लिए वो हर महीने अपने नाम बदलते रहता था। वो अनिल से पहली बार एक रेसलिंग के मैच में मिलता है। अनिल 25 साल का एक आदमी था जो बहुत अच्छा था और हरी सिंह के काम के लिए वो एक परफेक्ट इंसान था जो दयालु था, सिंपल था और उसका विश्वास जितना लगभग आसान था। हरी सिंह अनिल के पास जाता है और उसे मस्का मारने लग जाता है और वो उससे कहता है कि आप भी कोई पहलवान से कम नहीं लगते हो। फिर थोड़ी देर बाद हरी सिंह अनिल से कहता है कि मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। इस पे अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा। फिर हरी सिंह कहता है कि वो अनिल के घर पे खाने के बदले में काम कर लेगा और वो ये भी झूठ बोलता है कि उसे खाना बनाने आता है। और ये सब सुनने के बाद अनिल मान जाता है और उसे अपने रूम पे ले आता है। अनिल का रूम जमुना शॉप के ऊपर था और उस रात हरी सिंह इतना खराब खाना बनाता है कि अनिल को वो खाना कुत्तों को खिलाना पड़ता है और अनिल हरी सिंह को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। फिर भी हरी सिंह वहाँ से नहीं जाता और अनिल को देखकर हंसने लगता है। बाद में अनिल मान जाता है और हरी सिंह को रहने देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। और अनिल हरी सिंह को खाना बनाना, उसका नाम लिखना सिखाता है और हरी सिंह से प्रॉमिस करता है कि एक दिन तुम पूरा सेंटेंस बनाना सीख जाओगे और नंबर जोड़ना भी सीख जाओगे। ये सुनने के बाद हरी सिंह बहुत खुश था क्योंकि वो जानता था कि कुछ पढ़ाई लिखाई सीखने से वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो हासिल करना चाहता है। अनिल के लिए काम करना हरी सिंह को आसान लगने लगा। वो हर सुबह चाय बनाता था, फिर वो बाजार जाता था सब्जी खरीदने के लिए और वो उसी में से कुछ 1-2 रुपये बचा भी लेता था। और हरी सिंह हमें ये भी बता रहा है कि अनिल को सब कुछ पता था कि वो 1 रुपये बचा रहा है, लेकिन अनिल उससे कुछ भी नहीं कहता था। अब हरी सिंह को अनिल के बारे में कुछ जानकारी हो गई थी। अनिल एक राइटर था जिसकी उतनी अच्छी सैलरी नहीं थी। अनिल के पास जब कुछ पैसे आते थे तो वो उस पैसे को सेलिब्रेशन में खर्च कर देता था और जब उसके पास पैसे नहीं होते तो वो उधार लेता था जिससे वो अगले हफ्ते के चेक आने पे चुका देता था। एक दिन अनिल घर आता है और उसके हाथों में एक नोटों का बंडल था जो उसे अपनी बुक बेचने पे मिली थी। सेफली वो अपने पैसे को बिस्तर के नीचे छिपा देता है और हरी सिंह को चोरी किए हुए बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए वो अपना मन बना लेता है कि इस पैसे को वो चुराएगा। उस रात वो अनिल के पास जाता है और धीरे से पैसे निकाल लेता है। उसके बाद वो भागने लगता है और वो तब तक भागता है जब तक वो बाजार के पास नहीं आ जाता जहाँ पर एक स्टेशन था। वो बाजार के सामने रुकता है और वो अपने पैसे को गिनने लगता है। उस बंडल में 50 रुपए के 6 नोट थे, मतलब कि 300 रुपए थे। वो सोचता है कि वो इन पैसों से कुछ दिनों तक राजा की तरह रह सकता है और ये सोचते सोचते वो प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। तभी स्टेशन पे लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देती है। हरी सिंह चाहता तो वो उस ट्रेन में जाके बैठ सकता था और वहाँ से भाग जाता क्योंकि भागने के बाद उसका कोई नाता नहीं रहता अनिल से, लेकिन वो ट्रेन को नहीं पकड़ता और ट्रेन वहाँ से चली जाती है। अब वो पूरे स्टेशन पे बिल्कुल अकेले था और वो कहीं जा भी नहीं सकता था। फिर वो अनिल के बारे में सोचता और उसके घर के बारे में, क्योंकि वहाँ पे वही एक जगह था जहाँ वो रह सकता था, वापस जा सकता था। हरी सिंह के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं था तो वो चलते चलते एक मैदान के पास आ पहुँचता है। फिर वो एक बेंच पे बैठकर अनिल के बारे में सोचने लगता है। हरी सिंह को चोरी का इतना एक्सपीरियंस था कि वो ये भी जानता था कि जब एक लालची इंसान लुटेगा तो उसे डर होगा कि दोबारा फिर से कहीं ना लुट जाऊं, और जब अमीर आदमी लुटेगा तो उसे गुस्सा आएगा, और जब एक गरीब आदमी लुटता है वो एक्सेप्ट कर लेगा और गरीब आदमी सोचेगा कि ये भगवान की मर्जी थी। लेकिन जब अनिल जैसा आदमी लुटेगा
उसे बुरा लगेगा, इसलिए नहीं कि उसके पैसे चले गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका भरोसा टूटा है। हरी सिंह पे आज तक इतना विश्वास कोई नहीं किया था जितना अनिल कर रहा था। अनिल अपने घर का उसको एक एक्स्ट्रा चाबी भी दे रखा था, जिससे वो जब मन तब बाहर आ जा सके। ये सोचते सोचते बारिश होने लगती है और हरी सिंह भीग जाता है, इसलिए वो बाजार की तरफ भागने लगता है और वो एक क्लॉक टावर के पास जा पहुंचता है जिसमें मिडनाइट शो हो रहा था, यानी कि 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। वो अपने पैसे निकाल कर गिनने लगता है और उन पलों को याद करता है जो अनिल के साथ बिताए थे। तभी उसे याद आता है कि अनिल उसे प्रॉमिस किया था कि उसे सेंटेंस बनाना सिखा देगा और नंबर जोड़ना भी सिखा देगा। वो सोचता है कि जब वो पढ़ लिख लेगा तो वो चोरी किए हुए पैसों से भी ज़्यादा कमा पाएगा। भले ही चोरी करना आसान हो, पर पढ़ लिख कर एक इज्जतदार आदमी बनना बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हरी सिंह अनिल के घर वापस चले जाता है और उन पैसों को बिस्तर के नीचे वापस रख देता है। और हरी सिंह हमें यह भी बता रहा है कि उस इंसान को लूटना बहुत मुश्किल होता है जो आप पे भरोसा करे। पैसा रखने के बाद हरी सिंह अपने जगह पे जाके सो जाता है। दूसरे दिन जब हरी सिंह की आंख खुलती है तो वो देखता है आज अनिल पहले ही सो के उठ चुका था और वो चाय बना रहा था। उसके बाद अनिल हरी सिंह को 50 रुपए का नोट देता है उसके सैलरी के तौर पे और कहता है कि आज हम पूरा सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और अभी भी वो 50 का नोट भिंगा हुआ था, जिससे अनिल को पता चल जाता है, लेकिन उसकी आंखें और जुबान बयान नहीं करती। याद रखना, अगर तुम किसी को धोखा दे रहे हो तो ये मत सोचना कि उसे पता नहीं चलता। उसे सब कुछ पता चल रहा होता है, बस वो नज़रअंदाज करता है। और ये सब होने के बाद हरी सिंह फिर से अनिल को देखकर हंस देता है और इस बार हरी सिंह की असली हंसी थी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसकी समरी आपको स्क्रीन पे शो कर रही होगी, तो वीडियो को पॉज करके आप इससे ज़रूर लिख लो। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। ये कहानी जासूस पे बेस्ड है और इस चैप्टर में मेन 3 कैरेक्टर हैं, जो कि पहला ओजेबल जो एक सीक्रेट एजेंट है, दूसरा फॉलर जो कि एक राइटर है और जो कुछ चटपटा लिखने आया था, और तीसरा व्यक्ति है मैक्स और ये भी एक सीक्रेट एजेंट है। और यही वो इंसान है जो आधी रात में मिलने आता ओजेबल और फॉलर से। तो अब तो पता चल ही गया होगा कि इस चैप्टर का नाम द मिडनाइट विजिटर क्यों पड़ा। ओजेबल एक मोटा इंसान है, मोटा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मोटा इंसान है, और वो एक सीक्रेट एजेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता। और वो 2-3 लैंग्वेज बोल लेता था, जैसे कि फ्रेंच बोल लेता था, जर्मनी बोल लेता था, लेकिन अमेरिकन टोन उसके बोलने के स्टाइल में था, यानी कि वो कुछ भी बोलता था तो ऐसा लगता था कि कोई अमेरिकन बंदा कुछ बोल रहा है। ओजेबल और फॉलर एक मिशन पे थे और ओजेबल को एक लेटर आने वाला था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उस लेटर में बंदूक के बारे में था, जो लीक हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती और हिस्ट्री को भी अफेक्ट कर सकता था। वो लेटर लीक ना हो इसलिए ओजेबल को सिलेक्ट किया गया ताकि वो लेटर लेके अपने सीनियर को दे दे। तो ओजेबल जो है इसलिए इस मिशन पे आया था, और जो फॉलर है मैंने पहले ही बता दिया था कि ये एक राइटर है जो कुछ रोमांचक लिखना चाहता था, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट के साथ जा रहा था तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि गोली वोली चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों अपने रूम में जाते हैं जो फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर पे था, जो कि सबसे टॉप फ्लोर था, और एक छोटा सा रूम था। वहाँ पे ओजेबल किसी से मिलने वाला था जो उसे लेटर देता। ओजेबल और फॉलर रूम में जाता है और रूम के दरवाज़ा बंद कर देता है। जैसे ही ओजेबल अपनी रूम की लाइट ऑन करता है, वो देखता है कि एक आदमी रूम के बीच में पिस्तौल लेके खड़ा था, और वो आदमी था मैक्स। फॉलर ये देखने के बाद उसको दिन भर का एक रोमांचक चीज मिल गया लिखने के लिए। ओजेबल घबरा जाता है और वो खांसते खांसते कहता है, मैक्स आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो सोचता था कि आप बर्लिन में हैं, लेकिन आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। मैक्स उन रिपोर्ट के बारे में जानता था और ओजेबल से वो रिपोर्ट लेने आया था। ओजेबल एक चेयर पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि वो होटल मैनेजमेंट से कंप्लेन करेगा। ये दूसरी बार है कि कोई बालकोनी से मेरे रूम में चला आया है। मैक्स ओजेबल की बातें सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे रूम के अंदर डुप्लीकेट चाबी से आया था। मुझे पहले पता होता कि इस रूम में कोई बालकोनी भी है तो मैं तो उससे ही आता। ओजेबल कहता है वो बालकोनी किसी और की रूम की थी, लेकिन उसके रूम से भी जुड़ी हुई है। कोई भी उस बालकोनी के हेल्प से मेरे रूम में आ जा सकता है। मैक्स फॉलोअर से कहता है कि तुम बैठ जाओ, अभी आधा घंटा उन रिपोर्ट को आने में। ओजेबल ये जानना चाहता था कि मैक्स को उन रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। तभी अचानक दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज़ें आती है। ओजेबल फिर हंसता है और कहता है कि उसने पुलिस बुला रखा है इतना इम्पोर्टेंट पेपर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। ओजेबल ये भी कहता है कि अगर मैंने उस पुलिस वाले को जवाब नहीं दिया
तो वो अंदर चले आएंगे और दरवाजे पर ताला भी नहीं लगा, इसलिए वो गोली चलाने में हिचकिचाएंगे नहीं। ये सब सुनने के बाद मैक्स गुस्से से लाल हो जाता है और ओजेबल को धमकी देते हुए कहता है कि तुम उन्हें भगा देना, तब तक मैं बालकोनी में वेट कर रहा हूँ। मैक्स ये भी धमकी देता है कि वो पुलिस वाले को भी शूट कर देगा अगर वो यहाँ ज़्यादा देर तक रुके तो। दरवाजे पे नोक नोक की आवाज़ बढ़ जाती है और एक आवाज़ आता है, मिस्टर ओजेबल। मैक्स अपनी गन की पॉइंट फॉलर और ओजेबल की तरफ रखता है जब वो बालकोनी में कूद रहा था। जैसे ही दरवाजे खुलती है मैक्स बालकोनी की तरफ कूद जाता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है वहाँ से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो अब फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है और एक वेटर जिसके हाथ में एक होटल ट्रे था और उसके हाथ में 2 गिलास थी, वो अंदर आता है और ट्रे को टेबल के ऊपर रखता है और वहाँ से चला जाता है। जब वेटर वहाँ से जा रहा था तब फॉलर हैरानी से ओजेबल की तरफ देखते रहता है। फिर ओजेबल उससे कहता है कि उसने कोई पुलिस नहीं बुलाया था। फॉलर कन्फ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि मैक्स का क्या होगा जो बालकोनी में है। ओजेबल उसे भरोसा दिलाता है कि मैक्स अब वापस नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर कोई बालकोनी थी ही नहीं। मैक्स बिना सोचे समझे 6th फ्लोर से कूद गया क्योंकि वहाँ पे कोई बालकोनी नहीं थी और ओजेबल एक सच्चा जासूस था जिसने अपनी समझदारी से ओपोनेंट से अपनी जान बचाई। तो उसका प्रेजेंस ऑफ जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा था। वो सब कुछ उसको झूठ बोल रहा था, उसको कन्विंस कर रहा था और वो जो कुछ भी बोल रहा था एकदम रियल टोन में बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। मैक्स उसकी बातें में आ जाता और उसे लगता है कि हाँ यहाँ कोई बालकोनी है और शायद वेटर की जगह वहाँ कोई पुलिस होता, तो इसी के लिए वो कूद जाता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो वेटर आता है अंदर, उस वेटर का नाम था हेनरी। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ हेनरी इन मिडनाइट विजिटर। आपसे एग्जाम में यही सब पूछेगा कि ओजेबल का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा था, मैक्स को कन्विंस कैसे किया, फॉलर की क्या एक्सपेक्टेशन थी ओजेबल से, यही सब पूछेगा। आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, मतलब उतना डीपली में नहीं पूछेगा। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और सारे चैप्टर का जो समरी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट। इस कहानी में एक आदमी होता है जिसका नाम है हॉरेंस डेनबी और सबको ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है। हॉरेंस डेनबी 55 साल का था और उसने अभी तक शादी नहीं की थी और वो हाउसकीपर के साथ रहता था जो उसकी बहुत चिंता करता था क्योंकि हॉरेंस डेनबी को हे फीवर नाम की बीमारी थी। ये नॉर्मल बीमारी की तरह नहीं होता। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को है तो अगर वो व्यक्ति किसी पेड़ पौधे के पास आए तो उसे बार बार छींक आने लगती है। इसलिए हाउसकीपर हॉरेंस डेनबी का बहुत ज़्यादा हेल्थ का चिंता करता था। हॉरेंस डेनबी ताला चाबी बनाने का काम करता था और उसका ये काम बहुत अच्छा चलता था और इतना अच्छा चलता था कि वो अपने साथ 2 हेल्पर भी रखे थे जो इसका हेल्प करता था इसके कामों में। मतलब ऐसा समझ लो ये ताला बनाने और ताला तोड़ने में एक्सपर्ट था। हॉरेंस अच्छा इंसान था, रिस्पेक्टेबल था, लेकिन पूरे तरह से नहीं। 15 साल पहले वो अपनी पहली और आखिरी जेल काट कर आया था और वो जेल कैसे गया और क्यों गया हम ये सब चीज इस चैप्टर के अंदर में जानेंगे। तो हॉरेंस डेनबी साल में एक बार चोरी जरूर करता था किसी ना किसी घर में और वो चोरी करने से पहले अच्छे से प्लान बना लेता था और उस घर की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता था। उस घर में कितने नौकर हैं, घर के लोग कहाँ गए और उस घर का ज्वेलरी कितना है और उस घर की इलेक्ट्रिसिटी वायर कहाँ से पास हुई है और यहाँ तक का उस घर में कुत्ता है तो उस कुत्ता का क्या नाम है, ये भी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता था। वो साल में बस एक ही बार चोरी करता था और उसी पैसे से वो पूरा साल भर चलाता था। हॉरेंस की एक कमजोरी थी कि उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का शौक था। इनफैक्ट वो इन बुक्स को खरीदने के लिए ही चोरी किया करता था। वो छुपकर चोरी के पैसों से रेयर बुक्स खरीदता था। हॉरेंस पूरा कॉन्फिडेंट था कि लास्ट ईयर की चोरी की तरह इस साल की चोरी भी कामयाब होगी। उसने पहले से ही अपना टारगेट फिक्स्ड करके रखा था। वो 2 हफ्ते तक एक घर पे स्टडी करता है और वो घर एक सुटेबल रेंज का था। घर का एक एक चीज जानने का कोशिश करता है और वो ये सब चीज उस घर का निकाल लेता है कि उस घर में कितने रूम्स हैं, घर का वायर कहाँ से जाती है, घर में जाने आने का कितने रास्ते हैं, उसका गार्डन कहाँ है और यहाँ तक का उस घर का कुत्ता का नाम भी पता कर लेता है जिसका नाम था शेरी। और उस घर का जो मालिक था अभी उस घर में नहीं थे, वो लंदन गए हुए थे और उस घर में 2 नौकर भी थे और वो दोपहर में मूवी देखने जाने वाले थे। तो और अच्छी बात है, जब वो जाएंगे मूवी देखने तो उसे 2-3 घंटे का टाइम मिल जाएगा चोरी करने का
था। जब वो दोनों नौकर मूवी देखने जाते हैं तब हॉरेंस डेनबी पीछे से दीवार से कूदकर गार्डन में आ जाता है और अपने सामान भी लेता है जिससे वो ताला वाला तोड़ेगा। वो भी लाए रहता अपने साथ में। उसको ये सब भी पता था इस घर में 15,000 पाउंड की ज्वेलरी रखी है जिससे वो बेच के साल भर गुजारा कर सकता है और उन पैसों से वो 3 बुक्स जो बाजार में आने वाले हैं वो भी खरीद सकता है। वो ये सब सोच रहा था चोरी करने से पहले। जब वो दोनों नौकर जाने वाले थे मूवी देखने तब हॉरेंस डेनबी उन दोनों नौकर को पीछे से देख रहा था। वो दोनों नौकर ताला चाबी लगा के पा देते हैं उसी घर का किचन के डोर के हैंगर के हुक में। ऐसा हम भी करते हैं। कभी कभी कहीं हम लोग जाते हैं तो उस घर में ताला लगा देते हैं और उसका चाबी घर के ही आसपास ऊपर नीचे कहीं छिपा देते हैं। तो ऐसा वो दोनों नौकर भी किया, लेकिन हॉरेंस डेनबी तो छुप करके देख रहा था तो वो देख लेता है। जैसे ही वो दोनों जाते हैं वो उस चाबी को लेता है और घर में खोल के और घर के अंदर घुस जाता है। और घर के किचन में कुत्ता था जिसका नाम था शेरी और उससे उसका नाम से पुकारता है तो कुत्ता भी आवाज नहीं करता। और हॉरेंस डेनबी ड्राइंग रूम में जाता है जहाँ पे ज्वेलरी रखी थी और वो ज्वेलरी एक तिजोरी में रखी थी जो कि एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे थी। ड्राइंग रूम में फ्लावर सब रखा हुआ था जिसे सूंघते ही हॉरेंस को हे फीवर हो जाता है और वो जोर जोर से छींकने लगता है। हॉरेंस के लिए उस तिजोरी को खोलना कोई मुश्किल बात नहीं था क्योंकि आखिरकार वो उसका पूरा जिंदगी इसी तिजोरी में गया था, उसी तिजोरी का ताला बनाने और तोड़ने में गया था। तो वो उस तिजोरी को खोलने के लिए अपना टूल्स निकालता है। तिजोरी खोलने से पहले वो एक होल की तरफ जाता है चोरी से सतर्क करने वाले अलार्म का वायर काटने के लिए। फिर से वो जब वापस आता है ड्राइंग रूम में तो फिर से वो उस फ्लावर की सुगंध सूंघता है और उसको छींक आने लगती है। ये फूल उसके काम में बार बार बाधा डाल रही थी। तभी उसे एक दरवाजा से आवाज सुनाई देती है। वो क्या है, जुकाम या हे फीवर? उससे पहले कि हॉरेंस डेनबी कुछ सोच पाता वो बोल देता है कि हे फीवर और फिर से छींक देता है। फिर से वो आवाज कहती है कि आपको इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो ये आपके काम में बार बार बाधा डाल सकती है। हॉरेंस पीछे घूमता है तो देखता है कि वो एक लेडी थी जो लाल कपड़े पहनी थी जो कि यंग और सुंदर थी। शेरी जो कुत्ता था वो उसके बाजू में खड़ा था। तो हॉरेंस समझ जाता है कि इस घर की मालकिन है। मुसीबत से बचने के लिए हॉरेंस उसे अच्छे से जवाब देता है कि उसने सोचा नहीं था कि इस घर में कोई और भी होगा। जो लेडी लाल कपड़ों में थी वो पूछती है कि अब क्या करोगे पकड़े जाने पे। हॉरेंस वहां से भागना चाहता था पर वो लेडी उसे धमकी देती है और कहती है कि मैं पुलिस को बुला दूंगी। हॉरेंस उसे डराने के लिए ये भी कहता है कि वो टेलीफोन का वायर काट देगा। वो लेडी कहती है कि समाज को इन जैसे आदमियों से बचाने की जरूरत है। हॉरेंस इस पे कहता है कि मैं तो सिर्फ उन लोगों को लूटता हूँ जो पहले से बहुत ज्यादा अमीर हैं। और हॉरेंस ये भी कहता है कि उसे जेल जाने से बहुत डर लगता है। तो वो लेडी हॉरेंस से एक मदद मांगती है। तो वो लेडी उससे कहती है कि मेरा एक शर्त है, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी और पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। वो बोलती है कि मैं इस तिजोरी का कोड भूल गई हूँ तो तुम इसे तोड़ दो। और उसके बाद वो एक सिगरेट निकालती है। तो हॉरेंस डेनबी अपना ग्लव्स खोलता है और अपने जेब से लाइटर निकाल के उसका सिगरेट जला देता है। ये सोचकर यहाँ से जाने दे, मतलब वो चापलूसी करने लगता है उसका। इसके बाद वो तिजोरी भी तोड़ देता है और उन तिजोरी से गहने निकाल कर उस लेडी को दे देता है। और वो प्रोमिस करता है कि अब वो जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करेगा और वहाँ से वो चले जाता है। वो 2 दिन तक अपना प्रोमिस निभाता है, लेकिन तीसरे दिन अपने बुक्स खरीदने के चाहत में वो प्रोमिस तोड़ देता है और वो दूसरी चोरी का प्लानिंग करने लगता है। पर उसे कभी चांस ही नहीं मिलता। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है सुटेवर गार्डन से गहने चुराने के जुर्म में। वो अपने लापरवाही से अपना फिंगरप्रिंट उस तिजोरी पे छोड़ देता है। वो अपना कहानी पुलिस को बताने का कोशिश करता है कि मैंने उस तिजोरी को नहीं तोड़ा, मैं इसलिए तोड़ा क्योंकि उस घर की मालकिन मेरे को बोली थी। पर वो मालकिन तो पुलिस स्टेशन में ही थी। तो वो बोलती है मालकिन तो मैं हूँ। तब उसे समझ आता है कि वो जो लेडी थी लाल कपड़ों में वो तो उस घर की मालकिन ही नहीं थी। तब उसे समझ आता है कि जो लाल कपड़ों में थी वो भी एक चोर थी जो हॉरेंस को चकमा देके अपना काम निकलवा ली। तो हॉरेंस को उसी जगह भेज दिया जाता है जहां वो जाने से डरता था और वो अपने जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन उसे बना दिया जाता है। और वो जेल जाने के बाद दिन भर उसी लेडी के बारे में सोचता है जिसकी वजह से उस जेल में था। और मैंने उस लम तुझे प्यार किया और तूने उस लम मुझे धोखा दिया। तूने किया ये क्यों किया? What a song baby song by Normax Sound Teacher Max। यो बोले बच्चन जी। और वो लेडी बहुत ही शातिर थी जो अपना काम इसी से निकलवा के इसी को फंसा दी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता। अब आते अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। इस कहानी में एक ग्रिफिन नाम का बंदा था जो एक साइंटिस्ट था। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो एक महान साइंटिस्ट था, लेकिन ये ना थोड़ा दिमाग से पैदल था।
तो ये बंदा दुनिया को साबित करना चाहता था कि इंसान भी इनविजिबल हो सकते हैं। इस पे वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत मेहनत किया और फाइनली इसने एक मेडिसिन बनाया जिसे खाने के बाद वो इनविजिबल हो गया, बिल्कुल ग्लास की समान। जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है वैसे ही वो ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन ग्लास एक सॉलिड की तरह होता है तो वो भी सॉलिड की तरह था, मतलब वो दिख तो नहीं रहा था, लेकिन अगर कोई वहाँ पे उसे जाके टच करता है तो ऐसा पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कोई है। तो फाइनली इसने अपना गोल अचीव कर लिया। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि वो दिमाग से पैदल था, तो ग्रिफिन का उसके मकान मालिक से नहीं बनता था और मकान मालिक भी हमेशा ग्रिफिन को भगाने का सोचता था कि पागल साइंटिस्ट है, कुछ ना कुछ करते रहता है। तो इसी पे ग्रिफिन ने उस मकान मालिक की घर में ही आग लगा दिया, मतलब समझ रहे हो, घर में रहने नहीं दिया तो उसने आग ही लगा दिया। अब घर में तो आग लगा दिया लेकिन अब उसके पास कोई घर नहीं था, पैसे सब नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि अब वो साइंटिस्ट रोड पे आ गया था, अब उसके पास कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या किया कि सारे कपड़े उतार के इनविजिबल हो गया और लंदन के सड़कों पे घूमने लगा। तो घूमते घूमते उसका पाँव कीचड़ में चले गया। कीचड़ में जाने के बाद वो जहाँ पे भी पाँव रखता था तो उसका पाँव का निशान आ जाता था। तो उस पाँव का निशान को दो लड़का नोटिस कर रहा था और उसको फॉलो करने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो पाँव का निशान धुंधले होते गए और गायब हो गए। अब ग्रिफिन लंदन में बिना कपड़ों का घूम रहा था और वहाँ पे विंटर का समय था और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। उस ठंड में बिना कपड़ों को ग्रिफिन को बहुत परेशानी में डाल रहा था। अपने आप को गर्म रखने के लिए उसने लंदन के एक स्टोर में एंटर किया। वो लंदन का स्टोर बिल्कुल बंद ही होने वाला था, लेकिन जैसे तैसे करके वो घुस गया क्योंकि वो इनविजिबल था, किसी को नहीं दिख सकता था। इसीलिए स्टोर का जो मालिक था उसने भी उससे नोटिस नहीं किया। ग्रिफिन वहाँ पर अपने मन से कुछ गर्म कपड़े निकाल लिए और वो जूते, ओवरकोट और टोपी के साथ तैयार हो गया। इसी स्टोर के अंदर ग्रोसरी सेक्शन में उसने अपने लिए मास्क, कॉफ़ी और मिठाई निकाली और उसका बहुत ही आनंद लिया। अगले दिन सुबह जब उसका नींद खुलता है तो वो देखता है कि इस स्टोर का जो हेल्पर था वो आ गया और वो उसके पास ही आ रहा था। फिर ग्रिफिन उठा और घबरा गया और भागने लगा और वो भागते भागते इनविजिबल होने के चक्कर में फिर से अपने नए पहने सारे कपड़े उतारने लगे और वो फिर से जनवरी की कड़ाके भरी ठंड में बिना कपड़ों के घूमने के लिए मजबूर हो गया। अब उसे फिर से कपड़े चाहिए थे, तो इस बार वो डिसाइड करता है कि थिएटर कंपनी में जाने का। उसने सोचा कि वहाँ पे सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे बल्कि कंधों से ऊपर कवर करने के लिए कुछ और भी मिल जाएगा। अब वो एक सुटेबल शॉप में घुस गया और वहाँ पे उसे सारा सामान मिल गया जो उसे चाहिए था। वहाँ पे उसको बैंडेज मिली और उस बैंडेज को उन्होंने अपने फोर हेवर के ऊपर अच्छे से लपेट लिया और एक नकली नाक भी लगा ली और एक चश्मा पहन लिया और एक बहुत बड़ी सी टोपी पहन ली। अब वहाँ के शॉपकीपर के ऊपर हमला किया और उसके सारे पैसे चुरा लिए और वहाँ से वो भाग गया। ग्रिफिन भीड़ भाड़ वाले जगह से दूर जाना चाहता था, तो वहाँ उसने आइपिंग नाम का गांव में जाने का फैसला किया और उसने वहाँ पे गया और 2 कमरा बुक करवा लिया। इस समय सर्दियों के ठंड में होटल के अंदर किसी विजिटर का आना बहुत ही अजीब बात थी और मिसेज हॉल जो कि उस होटल की मालिक की पत्नी थी, उसने ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली बिहेव करने का कोशिश किया ताकि वो पता कर सके कि ग्रिफिन यहाँ पे क्यों आया है। लेकिन उन्होंने देखा कि ग्रिफिन एक सनकी साइंटिस्ट है। ग्रिफिन ने बोला, मैं यहाँ पे शांति चाहता हूँ और यहाँ पे अपने काम करना चाहता हूँ और मुझे किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मिसेज हॉल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ग्रिफिन ने सारे पैसे एडवांस में पे कर दिए थे, इसलिए मिसेज हॉल ने ग्रिफिन को कमरा दे दिया। मिसेज हॉल एक अच्छी लेडी थी, इसलिए ग्रिफिन का बुरा बर्ताव का थोड़ा भी बुरा नहीं माना। अब जल्द ही ग्रिफिन के चुराए हुए पैसे खत्म होने लगे और उसको रेंट पे करना था। अब ग्रिफिन मिसेज हॉल को ये झूठ बोलता है कि उसकी पेमेंट कभी भी चेक के थ्रू आ सकती है। जैसे ही उसका पेमेंट चेक के थ्रू आएगा तो उसका रेंट वो पे कर देगा। कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा अजीबो इंसिडेंट होता है। एक पादरी और उसकी पत्नी को सुबह सुबह बहुत जोर से आवाज आती है और वो नीचे जाते हैं और रूम के बाहर से ही उसने डेस्क से पैसे निकालने की आवाजें सुनते हैं। तभी पादरी ने दरवाजा खोला और चिल्ला के बोला, सिलेंडर कर दो, लेकिन वहाँ पे उसको कोई भी नहीं दिखा। वो हैरान हो गया। फिर उसने सारे रूम को चेक किया, पर्दे के पीछे, डेस्क के नीचे, वहाँ देखा, लेकिन वहाँ पे उसको फिर भी कोई भी नहीं दिखा। लेकिन उन्होंने देखा कि डेस्क खुला हुआ है और उसमें से सारे पैसे गायब हैं। वो हैरान था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब अगले दिन ही मकान मालिक और उसकी पत्नी मिसेज हॉल सुबह जल्दी उठ गए और उन्होंने
ग्रिफिन का दरवाजा खुला हुआ पाया। आमतौर पे ग्रिफिन कभी भी अपना दरवाजा नहीं खोल के जाता था, लेकिन इस बार उसका दरवाजा खुला था। उन्होंने इधर उधर झांका, लेकिन कोई भी नहीं मिला। उन्होंने देखा कि ग्रिफिन के कपड़े और बैंडेज चारों तरफ कमरे में फैले हुए थे। अचानक मिसेज हॉल को एक आवाज सुनाई दी। कमरे में एक टोपी अचानक हवा में उछली और सीधा मिसेज हॉल के फेस पे जाके लग गई। अचानक से कमरे में पड़ी हुई कुर्सी हवा में आ गई और धीरे धीरे करके मिसेज हॉल के पास आने लगी और कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर कर दिया और एकदम से कमरा लॉक हो गया और कमरे में ताला भी लग गया। मिसेज हॉल सीढ़ियों से लगभग गिर ही चुकी थी और रोने लगी और वो बोलने लगी, इस कमरे में भूत पड़े थे। अब तक वहाँ के सारे लोग को लग रहा था कि ये जो सारे प्रॉब्लम है ये जादू टोन की वजह से है, लेकिन जब पादरी के घर में चोरी हुआ तब सबको लगने लगा हो ना हो इसमें ग्रिफिन का ही हाथ हो सकता है। और ये शक और पक्का हो गया जब अगले दिन ही ग्रिफिन ने रेंट पे कर दिया। मिस्टर हॉल और मिसेज हॉल ये सोचने लगे कि इसके पास 2 दिन पहले तो पैसा ही नहीं था, तो अचानक से इसके पास पैसा आया कहाँ से। इसीलिए वहाँ के विलेज कांस्टेबल को चुपचाप बुला लिया गया। इससे पहले कि कांस्टेबल आता, मिसेज हॉल ग्रिफिन के कमरे में गई और ग्रिफिन वहाँ पे था। उन्होंने ग्रिफिन से पूछा कि वो कुर्सियों के ऊपर क्या कर रहा था और उन्होंने इससे ये भी पूछा कि तुम बंद कमरे में अचानक कैसे आ गए, ये कमरा तो बंद था। ग्रिफिन पहले से ही जो गुस्से वाला था और चिड़चिड़ा था, उसने आपा खो बैठा और वो एकदम से अग्रेसिव हो गया और बोलने लगा, बहुत शौक है ना तुम्हें जानने का, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अचानक उसने सारी पटिया, नाक और चश्मा खोल के फेंक दिए और वहाँ के सारे लोग हैरानी से उस आदमी को देख रहा था जिसके पास कोई सर ही नहीं था। और ये देख के वहाँ के सारे लोग कांप रहे थे और जिस पुलिस कांस्टेबल को इन्फॉर्म किया गया था अब वो वहाँ पे पहुँच गया था और वो जानकर पूरे तरीके से हैरान था कि उसे एक ऐसा आदमी को गिरफ्तार करना है जिसके पास कोई सर ही ना हो। और उस कांस्टेबल ने और बाकी लोगों ने ग्रिफिन को पकड़ने का कोशिश किया। ग्रिफिन ने एक एक करके सारे कपड़े उतार के फेंक दिए और वो फिर से इनविजिबल हो गया। कुछ लोग जो ग्रिफिन को पकड़ रहे थे वो तो उसे नहीं पकड़ पाए, उल्टा वो ग्रिफिन से पिट गए। अब सब लोग घबरा के बोल रहे थे कि उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, लेकिन ग्रिफिन इनविजिबल था और किसी को भी कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि कहाँ हाथ रखे कहाँ नहीं रखे और कैसे पकड़े। तो ये बहुत ही मजेदार कहानी था। यहाँ एक साइंटिस्ट था जो कि पूरा सनकी था, जिन्होंने अपना खोज का बहुत ही गलत उपयोग किया। तो अब आते अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये चैप्टर जो है ये बहुत ही लेंदी है। मतलब जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने इस चैप्टर को ही छोड़ दिया था, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। हमें इस चैप्टर में रिचर्ड एच इब्राइट के बारे में पढ़ना है, जो एक अमेरिकन मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं। ये अपने लाइफ में बहुत सारे अवार्ड जीते और मात्र 22 साल के एज में इब्राइट अपने कॉलेज रूममेट के साथ मिलकर एक थ्योरी लिखते हैं जो कि बताती है कि सेल कैसे वर्क करती है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और उनकी जो थ्योरी थी वो एक आर्टिकल के रूप में प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश भी हुई। और उस समय में एक कॉलेज स्टूडेंट की आर्टिकल प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी में पब्लिश होना बहुत बड़ी बात थी। इब्राइट माँ बाप के इकलौते बच्चे थे और इनका जन्म पेंसिल्वेनिया के रीडिंग के नॉर्थ में हुआ था। यहाँ पे रीडिंग का मतलब पढ़ना नहीं है, यहाँ एक सिटी का नाम है जो यूएसए में है। तो उसको टीम वाली गेम खेलना अच्छा नहीं लगता था, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया और भी बहुत सारे गेम जिसमें टीम लगती हो। तो वो अकेले थे, वो भाई में भी अकेला था, तो वो खेले तो क्या खेले, तो वो चीज़ों को कलेक्ट करने लग जाता है, जैसे कि रॉक्स को कलेक्ट करता है, अलग अलग कॉइन्स को कलेक्ट करता है, फोजिल्स को कलेक्ट करता है और तितलियाँ भी पकड़ता है और उससे भी कलेक्ट करता है। और वो ना रात में आसमान में देखते हैं और तारों को ऑब्जर्व करते हैं और उसे ऑब्जर्व करते करते एस्ट्रोनॉमर बन गए। रिचार्ड की माँ हरदम उसे मोटिवेट करती थी कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है और उसे वो घुमाने भी ले जाती थी और वो उसे टेलीस्कोप खरीद देती है जिससे वो रात में तारों को देख सके, और कैमरा खरीद देती है और उसे माइक्रोस्कोप भी खरीद देती है जिससे वो छोटे छोटे चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। मतलब पूरा फुल सपोर्ट करती थी रिचार्ड की माँ उसको, क्योंकि उसके पापा नहीं थे, उसके पापा मर गए थे जब रिचार्ड 3rd क्लास में था और वो पढ़ने में टॉपर था। और जब वो क्लास 2 में था तो उसने 25 अलग अलग तितलियाँ को कलेक्ट कर लिया था और उसकी मम्मी ना उसे एक बुक ला के दिया जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, जिसमें बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करती है सेंट्रल अमेरिका की तरफ। और इस बुक ने रिचार्ड का इंटरेस्ट साइंस की तरफ और बढ़ा दिया और उसने उस बुक्स को पूरा पढ़ लिया। और उस बुक्स के एंड में लिखा हुआ था कि अगर आप इस बुक्स को पूरा पढ़ लिए हैं
आप हमारी मदद करिए कि बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करती है, हम इस पे स्टडी कर रहे हैं, इस पे आप कुछ मदद करिए। और वो जो चीज़ लिखा हुआ था बुक के एंड में, उसको लिखने वाले थे डॉक्टर फ्रेडरिक, और इसका पूरा नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रिचार्ड इस काम के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तो रिचार्ड ना इस काम के लिए बहुत ही उत्साहित था, और इस काम में उसको ये करना था कि उसे मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ना है और उस पर टैग लगा के उसको उड़ा देना है। तो रिचार्ड ना मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ के उस पर टैग लगा के और उसको उड़ा देते थे, और जिस किसी को भी वो बटरफ्लाई वापस मिलती थी तो वो उसे पकड़ के पैक करके डॉक्टर फ्रेडरिक को दे देता था। लेकिन रिचार्ड को इसमें दिक्कत आने लगी, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई वहाँ पे सिर्फ समर के लास्ट 6 वीक में ही पाई जाती थी, जिससे वो बटरफ्लाई को कलेक्ट नहीं कर पाता था। लेकिन उसने लगाया अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग, और उसने सोचा अगर मैं बटरफ्लाई पकड़ नहीं सकता, उसे पैदा तो कर सकता हूँ। और फिर उसने एक मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ा और उसने एक अंडे दिए, और वो धीरे धीरे करके वो पहले कैटरपिलर्स में चेंज हुआ, फिर पुपा में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद वो एडल्ट बटरफ्लाई बन गया। और उसके बाद एवराइट ने उसको पकड़ा और उसके विंग्स पे टैग लगा के उसको उड़ा दिया। ये काम सालों तक चलता रहा, और अब उसके बेसमेंट में हजारों मोनार्क बटरफ्लाई थी। लेकिन अब वो इस काम में धीरे धीरे इंटरेस्ट उसका कम होने लगा। इसके पीछे भी कुछ रीजन थे, क्योंकि उसमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाई ही ऐसी थी जो वापस से पकड़ी गई और डॉक्टर फ्रेडरिक को भेजी गई। और उसमें भी डॉक्टर फ्रेडरिक का ये जवाब था कि हम उस दोनों तितलियों पर रिसर्च नहीं कर पाए, क्योंकि वो दोनों तितली आपके घर से सिर्फ 75 माइल्स ही उड़ के ट्रेवल की थी, तो इसकी वजह से उसका इंटरेस्ट तो कम होगा ना। फिर वो जब क्लास 7th में आता है तो वो कंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पे उसको एक्सपेरिमेंट करना था और दिखाना था। तो वहाँ पे उसने एक फरोक टिश्यू को लिया और माइक्रोस्कोप में दिखाया, और कहता है कि आप माइक्रोस्कोप में फरोक टिश्यू को देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो वो उस कंपटीशन में हार जाता है, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस थी ही नहीं, उसने कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं था, तो वो हार जाता है। और तब वो ठान लेता है कि अब मैं अगली बार की कंपटीशन में जीत कर दिखाऊंगा। और उसने डॉक्टर फ्रेडरिक से भी सलाह ली कि मैं अगली बार किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करूं। तो उसमें उनका रिप्लाई भी आता है। और जब वो क्लास 6 में जाते हैं तब वो वायरल डिजीज पे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जो ऐसा डिजीज था जिसके कांटेक्ट में आने के बाद सारे कैटरपिलर मर जाते थे। तो वो बहुत स्टडी करते हैं और उसे पता चलता है कि वो बीटल नाम का डिजीज है, जिसके कांटेक्ट में आने के बाद सारे कैटरपिलर मर जाते हैं। फिर वो इस बात को प्रूव भी करते हैं, लेकिन खास रिजल्ट नहीं आता। लेकिन फिर भी वो इस बार का कंट्री साइंस फेयर कंपटीशन में इस चीज़ को बताता है कि मैंने इस चीज़ पे स्टडी की और ऐसा ऐसा होता है। रिजल्ट तो नहीं आया था, लेकिन उसकी इतनी मेहनत पे उसको जिता दिया गया। फिर वो जब क्लास 9th में आते हैं तब वो एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जिसमें वॉइस रॉय बटरफ्लाई मोनार्क को ही कॉपी क्यों करती है। इस पे लोगों का ये मानना था कि वॉइस रॉय मोनार्क को कॉपी इसलिए करती है जिससे वर्ड को लगे कि ये मोनार्क बटरफ्लाई है और वो उसे ना खाए, क्योंकि वहाँ की जो वर्ड थी वो मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाती थी। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करता है और देखता है कि स्टार्लिंग जो वर्ड है वो मोनार्क बटरफ्लाई को भी खा जाती है। वो सारी वर्ड से अलग थी, मतलब कि सारा वर्ड तो मोनार्क को नहीं खाता था, लेकिन स्टार्लिंग जो वर्ड थी वो मोनार्क बटरफ्लाइज को भी खा जाती थी। इससे तो उसको ये पता चल गया कि वॉइस रॉय बटरफ्लाई मोनार्क को इसलिए कॉपी नहीं करती है क्योंकि वो वर्ड से बच पाए। तो इस बार का कंपटीशन में वो एक्सपेरिमेंट शो करता है और वो बताता है कि वॉइस रॉय मोनार्क को इसलिए कॉपी नहीं करती है कि वो वर्ड के फूड होने से बच जाए। मैं मानता हूँ कि वॉइस रॉय मोनार्क को कॉपी करती है, लेकिन इसके पीछे ये रीजन नहीं है। तो इस बार की कंपटीशन में उसे जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज मिलता है और ओवरऑल साइंस में थर्ड प्राइज मिलता है। और जब वो क्लास 10th में आते हैं तो वो अननोन इंसेक्ट के हार्मोन पे काम करते हैं और उनके मन में एक सवाल था, ये जो मोनार्क तितलियां जो होती हैं उसके पुपा पे ये गोल्डन स्पॉट क्यों होती हैं। मेरे से कोई पूछे तो मैं तो बोलूंगा कि वो उसका डिजाइन है, लेकिन वो इसके पीछे भी रीजन ढूंढते हैं और स्टडी करने के बाद उसको ये पता चलता है कि वो जो गोल्डन स्पॉट है जो पुपा पे होती है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, जो कि पुपा से एक फुली अडल्ट बटरफ्लाई बनने में हेल्प करती है। तो इस बार की कंट्री साइंस फेयर कंपटीशन में उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के जूलॉजी में थर्ड प्राइज मिलता है। और जब वो क्लास 11th में जाते हैं तब वो अपना काम करते रहते हैं
और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी वो फर्स्ट आ जाते हैं। और जब वो क्लास 12th में जाते हैं तब वो आर्टिफिशियल मोनार्क बटरफ्लाई का विंग को ग्रो करते हैं और उसमें पूपा का हार्मोन रिलीज करके डालते हैं जो गोल्डन स्पॉट से आती है और उससे नया बटरफ्लाई को पैदा कर देते हैं। और इस बार का जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था और वो जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज उसको दिला देते हैं। और ऐसा करते करते वो 12th पास कर लेते हैं और अपना एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवाते हैं और वहाँ पे भी ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं। और वो सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने कॉलेज रूममेट के साथ डीएनए पे काम करते हैं कि सेल कैसे वर्क करती है और इस पे वो कुछ रिजल्ट लाते हैं और पूरा साइंस वर्ल्ड में वो तहलका मचा देते हैं और वो अपने यूनिवर्सिटी से पास हो जाते हैं। और वो पूरे यूनिवर्सिटी में सेकेंड रैंक आया था और उस पूरे यूनिवर्सिटी में टोटल 1510 बच्चे थे और वो उसके बाद रिसर्चर बन जाते हैं। और अगर वो लाइफ के प्रोसेस को समझ जाते और उसको प्रूव कर देते तो आज हमारे पास कैंसर डिजीज जैसे बीमारियों का इलाज होता। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिचर्ड एवराइट एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिसको बचपन से ही साइंस में इंटरेस्ट था और उसकी मम्मी भी उसे फुल सपोर्ट करती थी और उनके पापा नहीं थे और उनको कोई भी चीज़ का अट्रैक्शन नहीं था, उनका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे था। ओवरऑल हमारा चैप्टर यही था। अब आते अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है द नेकलेस। इस चैप्टर में एक औरत होती है जिसका नाम है मैटिल्डा। मैटिल्डा एक बहुत खूबसूरत लड़की थी लेकिन उसका किस्मत इतना फूटा हुआ था कि वो एक गरीब परिवार में पैदा होती है और वो गरीब से बहुत ही परेशान हो चुकी थी और अब उसका शादी करने का भी एज हो गया था। लेकिन उसके पास ना तो दहेज था, ना तो कोई उम्मीद थी और ना कोई ऐसा साधन था जिससे वो एक अमीर परिवार में शादी कर सके। और वो हरदम सोचती थी कि एक दिन मैं भी अमीर बनूंगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। और यही सोचते सोचते वो अपना जिंदगी बिता देती है और वो अपनी गरीबी से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी। खराब से दरवाजे थे, टूटी हुई कुर्सी थी और एक वाहियात सी दीवार थी। फिर उसकी शादी हो जाती है और उसका पति जो था द बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क था और वो शादी के लिए मान जाती है पर वो नाखुश थी। और उसका जो पति था वो जब शाम को आता था ऑफिस से तो वो लोग साथ में भोजन करते थे। तो उसका पति बोलता था कि ये स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन वहीं मैटिल्डा दूसरी तरफ बोलती थी कि यही भोजन काश सोने के बर्तन या चांदी के बर्तन में मिलते तो और भी मजा आता। यानी कि मैटिल्डा को एकदम अमीरों वाली शौक थी। एक दिन उसका पति एक लिफाफा लाता है और मैटिल्डा को देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और वो उसको खोलती है और देखती है कि वो एक इनविटेशन था जिस पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम रामपोनियो आस्क द होनर ऑफ मिस्टर लॉयजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एडमिनिस्टर रेजिस्टेंस। उसका पति का नाम था लॉयजल। तो उसका पति सोचता है कि वो इसको देखने के बाद बहुत खुश होगी क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ वीआईपी लोग और कुछ कर्मचारियों को ही इन्वाइट किया गया था। लेकिन वहीं दूसरी जगह मैटिल्डा इसको देखते ही खुश नहीं होती है और उस लिफाफा को फेंकते हुए कहती है कि मेरे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं है इस पार्टी में पहन के जाने के लिए। फिर उसका पति बोलता है कि तुम उस कपड़े को पहन लेना जो मेरे साथ थिएटर पहन के गई थी, वो बहुत अच्छे कपड़े हैं। लेकिन मैटिल्डा रोने लगती है और बोलती है कि मुझे पार्टी में नहीं जाना। फिर उसका पति बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक ड्रेस खरीदवा दूंगा। फिर मैटिल्डा बोलती है कि मुझे एक अच्छा सा ड्रेस चाहिए जो कि 400 फ्रेंच में आ जाएगा और 400 फ्रेंच वहाँ का करेंसी था। तो ये सब सुनने के बाद उसका पति का चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसके पास 400 फ्रेंच तो थे लेकिन उन्होंने जमा किया था एक गन खरीदने के लिए जिससे वो हर संडे को अपने दोस्त के साथ हंटिंग पे जा सके। लेकिन अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए वो उसे 400 फ्रेंच दे देता है और बोलता है कि तुम एक अच्छी सा ड्रेस खरीद लो जो दूसरे ओकेजन पे भी काम आ जाए। फिर पार्टी का दिन करीब आने लगता है और उसका ड्रेस भी अब तैयार हो गया था लेकिन फिर भी मैटिल्डा उदास थी। फिर उसका पति उससे पूछता है अब क्या हुआ। फिर मैटिल्डा बोलती है मेरे पास तो ड्रेस हैं लेकिन मेरे पास पहनने के लिए ज्वेलर नहीं है। फिर उसका पति बोलता है तो कोई बात नहीं, तुम इसमें कुछ ताज़ा फूल लगा लेना, तुम बहुत अच्छे दिखोगी। लेकिन मैटिल्डा बोलती है कि इससे बढ़िया तो मैं पार्टी में जाऊँ ही ना, मुझे ये सब नहीं पहनना। फिर उसका पति चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ तुम अपने दोस्त के पास से ज्वेलर उधार मांग के ले आओ 1-2 दिन के लिए जिससे तुम पहन के पार्टी में जा सको। मैडम फॉरेस्टियर मैटिल्डा की स्कूल फ्रेंड थी और वो बहुत अमीर थी। फिर अगले दिन वो अपने दोस्त के पास जाती है और उससे गहने ले आती है और वो गहना हीरा का था और उसके हाथ कांप रहे थे जब वो हार उसके हाथ में आया तो वो बहुत खुश हो जाती है और उस हार को अपने घर पे ले आती है।
फिर पार्टी का दिन आ जाता है और मैटिल्डा इस पार्टी में सबसे सुंदर दिख रही थी और उसका जो पति था लॉयजल, उसका फ्रेंड सब उसका नाम सब पूछता है, मतलब कि वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी वहाँ आए हुए सभी लोग से। पार्टी खत्म होने के बाद वो 4 बजे अपने घर लौट आते हैं। फिर उसके पति को अगले दिन 10 बजे ऑफिस भी जाना था, तो वो दोनों अपना ड्रेस चेंज करते हैं। तभी मैटिल्डा का नजर जाता है उसके हार पे और वो देखती है कि उसका हार उसके गले से गायब हो गया, मतलब उसका हार खो चुका था। तब वो चिल्ला के बोलती है कि मेरा हार कहाँ गया। उसका पति और वो हार को हर जगह खोजते हैं लेकिन हार नहीं मिलता। फिर वो जिस गाड़ी से आए थे वो उसे ढूंढने के लिए उस रोड पे जाता है कि वो गाड़ी मिल जाए, कि शायद गाड़ी में हार गिरा हो तो हम उसे ढूंढ के ले ले। फिर वो पुलिस ऑफिस में भी जाता है, कंप्लेन करता है और न्यूज़पेपर में भी छपवा देता है वो हार जिसको भी मिलेगा उसको इनाम दिया जाएगा। और वो लोग सारे तरीके अपना लेते हैं लेकिन उनको मिसेस फोरेस्टियर का हार नहीं मिलता। फिर उसका पति थक हार के घर आता है और मैटिल्डा से कहता है तुम एक लेटर लिखो अपने फ्रेंड को और बोलो कि गहना का कुछ पार्ट टूट गया है, हम उसे रिपेयर करके तुमको जल्द दे देंगे, जिससे उन लोगों को कुछ और समय का टाइम मिल जाए। लेकिन 1 हफ्ता हो जाता है और उन लोगों का उम्मीद भी अब चले गया था। उसका पति इतना टेंशन में था कि वो अपने वास्तविक उम्र से 5 साल ज्यादा दिख रहा था और उसका पति बोलता है कि अब हमें मैडम फोरेस्टियर को उस हार के बदले कोई दूसरा हार देना चाहिए। फिर वो लोग पैलेस रॉयल जाते हैं जो कि वहाँ का फेमस ज्वेलरी शॉप था। वहाँ पे उन लोगों को एक सेम टू सेम हार दिख जाता है। उसका प्राइस था 40,000 फ्रेंच, लेकिन डिस्काउंट वगैरह करके उसे 36,000 फ्रेंच में मिल जाता। उसके पति के पास 18,000 फ्रेंच थे जो कि उसके पापा उसके लिए छोड़ के गए थे। जैसे तैसे करके उसका पति कर्ज लेता है और किसी से उधार मांगता है और 36,000 फ्रेंच में उस हार को खरीद लेता है। फिर उधर मैडम फोरेस्टियर कहती है मुझे मेरा हार चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत है। मैटिल्डा वो हार लेके मिसेस फोरेस्टियर के पास पहुंच जाती है और मिसेस फोरेस्टियर उस डब्बे को नहीं खोलती है और बिना खोले उस हार को रख लेती है। और इधर मैटिल्डा को डर लग रहा था कि अगर वो इस डब्बे को खोल के देख ली तो वो जान जाएगी कि ये तो दूसरा हार है और वो उसे चोर समझेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस घटना के बाद वो लोग बहुत भयंकर कर्ज में डूब जाते हैं और उसके लिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। जो उसने नौकरानी रखी थी वो उसे हटा देते हैं, घर बदल देते हैं जिसका किराया कम हो, और अब घर का काम पूरा मैटिल्डा खुद करती थी। लाइन में लग के पानी लाना, बाजार जाके सब्जी खरीदना और घर के सारे काम, कपड़ा धोना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह सब, जिससे उसका एक एक पैसा बच सके और वो कर्ज से वापस निकल जाए। और जो उसका पति था लॉयजल, और वो भी शाम को एक्स्ट्रा वर्क करने लगता है जिससे वो और ज्यादा पैसा कमा ले और कर्ज से निकल जाए। और फाइनली वो इतना ज्यादा कर्ज था जिसे चुकाने में उसे 10 साल लग गए और अब मैटिल्डा बहुत ज्यादा बूढ़ी दिखने लगी। उसके बाल बिखरे बिखरे हुए लगते थे, उसके कपड़े बिल्कुल भी प्रेस नहीं किए हुए रहते थे, एकदम साधारण और गरीब दिखने लगी। और वो अपनी पुरानी जीवन के बारे में सोचती थी और उस रात के पार्टी के बारे में सोचती थी जो उसका जिंदगी को पूरा बदल दिया। और वो ये भी सोचती थी कि काश अगर उस रात का पार्टी में वो हार नहीं खोया रहता तो आज हम लोग इतना कर्ज में ना होते और मेरा कंडीशन शायद इससे अच्छा होता। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी चीज तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख सकती है, और ऐसा ही हुआ मैटिल्डा के साथ। फिर एक दिन मैटिल्डा संडे को अपनी सारी टेंशन को दूर करने के लिए एक पार्क में घूमने जाती है और वहाँ पे उसको वही स्कूल फ्रेंड दिखता है जिससे वो हार उधार लिया था उस पार्टी में। तो मैटिल्डा सोचती है अब जाके उसे सब बात बता ही देती हूँ क्योंकि इस बात का बहुत टाइम हो गया और हम लोग इस चीज से निकल गए। मैटिल्डा उसके पास जाती है लेकिन मिसेस फोरेस्टियर उसे फर्स्ट टाइम में नहीं पहचानती है क्योंकि वो ज्यादा बूढ़ी दिख रही थी। तब मैटिल्डा बोलती है ये सब तुम्हारे कारण से हुआ है, वो हार तुम्हें याद है जो तुमने मुझे मंत्री के पार्टी में पहनने के लिए दिया था? तो वो बोलती है हाँ बिल्कुल, मुझे तो सब याद है। फिर मैटिल्डा बोलती है कि वो हार मुझसे खो गए थे। तब फोरेस्टियर बोलती है कैसे खो गए थे, तुमने तो वो मुझे लौटा दिया था। मैंने तुम्हें एक दूसरा हार लौटाया था जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, उसके वजह से हम लोग 10 साल तक कर्ज में रहे। फिर मिसेस फोरेस्टियर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है तुमने मुझे उस हार के बदले तुमने एक नया हार खरीद के दिया था? तो फिर वो बोलती है हाँ। फिर मिसेस फोरेस्टियर हैरानी से उसे कहती है और भावुक होकर कहती है कि वो हार तो नकली थे और उसका प्राइस 500 फ्रेंच तक ही होगा। और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है और इस चैप्टर से हमें 2 चीज़ सीखना चाहिए। पहला, जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, और दूसरा, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गया हो या गलती हो गया हो या अगर आप किसी से कुछ सामान लिए हो वो टूट जाए या कुछ हो जाए तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो। अगर वो एक्सेप्ट कर ली होती वहाँ पे कि वो हार खो गया है, 500 ही फ्रेंच देने पड़ते और उसे कर्ज में ना होता। तो अब आते अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है भोली।
कहानी में एक सुलेखा नाम की लड़की थी जिसे सब भोली भी कह के पुकारते थे। सुलेखा जो थी वो एक अगली गर्ल थी, मतलब दिखने में उतनी अच्छी नहीं थी, उसका ब्रेन थोड़ा डैमेज था और उसके फेस पे दाग सब थे, तो सब उसका मजाक उड़ाता था। और उसके जो पापा थे, उसके पापा का नाम था रामलाल और उसके 3 बेटे थे और 4 बेटी थी। और ये जो कहानी है ये बहुत पुरानी कहानी है और उस टाइम में कोई भी लड़की स्कूल सब नहीं जाती थी। जो तहसीलदार हैं वो आते हैं रामलाल के पास और कहते हैं कि तुम भोली को स्कूल भेजो। तब रामलाल उसका बात नहीं काट सकता था और उनका बात मान के भोली को स्कूल भेज दिया जाता है। भोली तो पहले डरी हुई थी और उसको फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में उसको तैयार किया गया, उसको नहलाया गया, अच्छे से कपड़े पहनाए गए और उसको स्कूल भेजा गया। और वो इसलिए भी डर रही थी क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक गाय को ऐसे ही बेच दिया गया, तो वो यही सब सोच रही थी कि मुझे भी तैयार व्यार करके कहीं और ना भेज दे। भोली का जो फर्स्ट डे था स्कूल में, सब वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते थे। वहाँ की एक टीचर थी जो उससे उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो भोली हकला के बोलती है भो भोली। तब जो टीचर थे वहाँ पे तब उससे प्यार से बोलते हैं अच्छा तुम्हारा नाम भोली है। मतलब ज़िंदगी में उसको पहली बार कोई ऐसा आदमी था जो इतना प्यार से उससे बात किया। यहाँ तक कि उसके जो मम्मी पापा थे वो भी उससे उतना प्यार नहीं करते थे, लेकिन उसका टीचर उसको बहुत मोटिवेट करते थे। उसको बोलती थी कि अब तुम कभी भी नहीं हकलाओगी और वो उसे बहुत ही प्यार करती थी। और उसे अब स्कूल में भी बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि उसको एक बहुत अच्छा टीचर मिल गया था। और भोली जो थी वो बहुत अगली लुकिंग थी, बहुत गंदी दिखती थी और उसके घर वाले को ऐसा लगता था कि इसका शादी नहीं होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद एक पीताम्बर जो रामलाल के ही एज के थे, मतलब कि भोली के ही पिता के एज के थे, वो आता है भोली से शादी करने के लिए। तो रामलाल जो है वो सोचते हैं कि वैसे भी इससे शादी कोई नहीं करेगा, तो वो मान जाता है और वो बोलता है हाँ हम शादी करवा लेंगे। जब बारात आती है शादी के लिए तब भोली का जो चेहरा था वो दिख जाता है और जो पीताम्बर का दोस्त था, मतलब उस बुढ़े का जो दोस्त था, वो बोलता है तुम इससे शादी करोगे, इसके फेस पे तो दाग धब्बे हैं, ये इतनी बेकार दिखती है। तब वो बोलता है कि मुझे 5,000 रुपया दहेज चाहिए तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। फिर जो रामलाल था वो मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि इससे कोई शादी नहीं करेगा। तो वो 5,000 रुपया लेके आता है और उसको दे देता है। तभी वहाँ पे भोली बोलती है कि मुझे ये शादी नहीं करना। फिर वो बोलती है कि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ले लूँगी और मैं अपने मम्मी पापा को भी देख लूँगी और मैं उसी स्कूल में जाके एज आ टीचर मैं सबको बच्चे को पढ़ाऊंगी और उसी रुपए से मैं अपना गुजारा कर लूँगी। और वहाँ पे उसकी एक टीचर भी थी और वो अपने टीचर को देख के बोलती है ना मैं पढ़ा सकती हूँ ना, तो उसके टीचर भी बोलती है हाँ तुम बिल्कुल पढ़ा सकते हो। एजुकेशन ने उसको विंग्स दे दिया था, अब वो कहीं पर भी उड़ सकती है। तो ये ओवरऑल चैप्टर आपका यही था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है द बुक डेट सेव द अर्थ। जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा किताब जो अर्थ को बचाया हो। मार्स के जो लोग थे वो हमारे पृथ्वी को कब्जे करने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पे आते हैं तो वो एक म्यूजियम में लैंड करते हैं और वहाँ पे उनको एक बुक मिलती है जिसको पढ़ने के बाद वो डर जाते हैं और घबरा के यहाँ से भाग जाते हैं। और ये एक फ्यूचर की कहानी है और ये कहानी एक हिस्टोरियन बताती है जो 20वीं शताब्दी की घटना को 25वीं शताब्दी में एक मूवी प्रोजेक्टर पे दिखाती है। वो फ्यूचर के लोगों को पास्ट के बारे में बता रही है। इस चैप्टर में टोटल 5 कैरेक्टर हैं। पहला है थिंक टैंक, दूसरा है नूडल, तीसरा ओमेगा, चौथा है आयोटा और 5वां है उप। ये सारे के सारे मार्सियन हैं, यानी कि मार्स पे रहने वाले लोग। तो थिंक टैंक एक प्लान बनाता है। जो मार्स का लीडर था वो अपने असिस्टेंट को भेजता है कि जाओ अर्थ पे और देखो वहाँ क्या हो रहा है। तो उसके जो चेला वेला थे वो अर्थ पे आते हैं और एक म्यूजियम में लैंड करते हैं। वहाँ पे एक बुक मिलती है उसे, तो उन्हें लगता है कि ये बुक सैंडविच है, तो वो उसे खा के देखते हैं तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। फिर उसे कान में भी लगाते हैं लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं देता। तब नूडल्स कहता है कि ये किताब जो है कम्युनिकेशन डिवाइस है, बात करने का जरिया है। और नूडल्स जो था वो थिंक टैंक का ये असिस्टेंट था और उन सब में सबसे ज़्यादा चालाक था। फिर उन्हें एक मार्स से कोई विटामिन मिलता है जिसे खाने के बाद वो उन बुक्स को पढ़ने लगता है। और उस बुक्स में एक रेम्स थी जिसका नाम था हम्टी डम्टी, और वो रेम्स थिंक टैंक से रिलेटेड था जो उनका लीडर था। और उसके बाद थिंक टैंक को लगता है कि ये जो रेम्स है ये मेरे लिए है और जो अर्थ है वो बहुत डेंजर है, और वो लोग अर्थ को छोड़ के भाग जाते हैं। तो यही कहानी थी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसका नाम है मदर गुस। मदर गुस उस बुक्स का नाम था जिसमें हम्टी डम्टी वाला रेम्स था, और उसी बुक्स ने हमारा अर्थ को बचाया मार्सियन लोग से।
तो ये चैप्टर में आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हमारा सारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो 50 मिनट से लंबी बन गई है और इसे बनाने में बहुत मेहनत लगा है। मुझे पहले सारे के सारे चैप्टर को पढ़ के समझना पड़ता है, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, फिर उसे वॉइस ओवर करो, फिर एडिटिंग करो, और ये सब करने के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। फिर व्यू और लाइक ना आए तो अच्छा नहीं लगता है। आप खुद ही रिलेट करो ना कि आप इतना मेहनत कर रहे हो एग्जाम के लिए और आपके मार्क्स ना आए तो आपको कैसा लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।